नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बजट की बात लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बजट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया तो कई सवालों का जवाब मिलता हुआ भी नजर आया, लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जो लोगों के मन में अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि जो बजट पेश किया गया है, क्या उसमें आत्मनिर्भर बनते भारत की झलक देखने को मिल रही है? मनरेगा योजना को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इतनी बड़ी योजना है, इतने श्रमिकों को फायदा मिल रहा है, आखिर उस मनरेगा योजना का जिक्र जब बजट भाषण वित्त मंत्री दे रही थी तो उसमें क्यों सुनाई नहीं दिया गया? इनकम टैक्स को लेकर के लोगों के मन में जब मोदी सरकार साल 2014 में बनी थी उसके बाद से जिज्ञासा बनी हुई थी कि आखिर कब इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे? आखिरकार अब मोदी सरकार ने ना सिर्फ इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव किया है बल्कि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देती हुई भी सरकार नजर आ रही है। लेकिन क्या इसका चुनावी कनेक्शन है? क्या यह बजट चुनावी घोषणाओं पर ज्यादा आधारित है क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं? तो क्या जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में जरूर उठ रहे हैं और विपक्ष इन सवालों को हवा देता हुआ भी नजर आ रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस बजट के आने के बाद क्या सस्ता हुआ है और किस चीज के लिए लोगों को अपनी जेब और भी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि कौन सी वो चीजें हैं जो महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा किसानों के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा, स्वास्थ्य सेक्टर को क्या मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लगातार सरकार निवेश की बात कर रही है उसको बजट से क्या कुछ मिला है, तमाम बातों को आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात टैक्स स्लैब्स में हुए बदलाव की, जिसकी चर्चा आज दिन भर खूब रही क्योंकि टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिला है। इनकम टैक्स पर 5 बड़े ऐलान मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं। 7 लाख का कोई टैक्स नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है, सुपर रिच टैक्स घटा है, लीव एनकैशमेंट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकम टैक्स पर ये 5 बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज किए गए हैं। टैक्स सिस्टम नया क्या होगा वो आपको एक बार समझा देते हैं। अगर आपकी आय 3 से 6 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक है तो 10% टैक्स लगेगा, 9 से 12 लाख तक है तो 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। यानी कि पहले जहां 6 स्लैब्स थे उनको घटाकर 5 कर दिया गया है। 7 लाख तक किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो सीमा 5 लाख तक पहले थी उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। और राहत एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार टैक्स पेयर्स को देती हुई नजर आ रही है। जो आज के टैक्स से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, आज के बजट से जुड़ी यह सबसे बड़ी खबर है। आखिर सस्ता और महंगा क्या हुआ है यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है। बात खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल की करें तो ये वो चीजें हैं जो सस्ती हो गई हैं, यानी कि अब इनके लिए आपको जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। लगातार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है और इलेक्ट्रिक वाहन अब सस्ते हो जाएंगे। इस बजट के बाद में लगातार सरकार की ओर से पर्यावरण के मद्देनजर भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाता रहा है। लेकिन जो चांदी हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाएगी, यानी कि विदेश से जो चांदी से बनी हुई चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। देसी किचन चिमनी भी महंगी हो जाएगी। कुछ मोबाइल कैमरे के लेंस जरूर सस्ते हो जाएंगे और ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिगरेट पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए बुरी खबर यह आ रही है कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। लेकिन आखिर जब सरकार इस बजट को तैयार कर रही थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट
बजट को तैयार कर रही थी, तो उस दौरान कई एक्सपर्ट्स के सुझाव भी लिए गए थे। लगातार जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जानकारियां ली जा रही थी। अर्थव्यवस्था को किस तरह से और मजबूत करना है, यह चुनौती सरकार के सामने लगातार बनी हुई थी। आखिर वो प्राथमिकताएं सरकार की कौन सी थी, एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए उन प्राथमिकताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। वो 7 प्राथमिकताएं जिनका जिक्र आज निर्मला सीतारमण ने भी किया है। समावेशी विकास, यह पहली प्राथमिकता। इसके अलावा वंचितों को वरीयता दी जाएगी। बजट की 7 प्राथमिकताएं हम आपको बता रहे हैं। बुनियादी ढांचे और निवेश पर फोकस सरकार का रहेगा। क्षमता विस्तार पर, यानी कि जो कौशल है उसका विस्तार किस तरह से करना है, इस पर सरकार का फोकस रहेगा। हरित विकास, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से विकास करना है, इस पर सरकार का फोकस रहेगा। युवा शक्ति को किस तरह से बढ़ावा देना है, उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा करने हैं, इस पर भी फोकस देखने को मिला है। वित्तीय क्षेत्र में भी सरकार का फोकस रहा है। यानी कि ये वो 7 प्राथमिकताएं हैं जिनका जिक्र सरकार की ओर से किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। लेकिन आखिर बजट में क्या कुछ खास रहा, यह भी आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। टैक्स स्लैब की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन किसानों को क्या मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या मिला है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का विजन कैसा है, क्या नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे और जो खुले हुए हैं क्या उनमें नए नर्सिंग कॉलेजेस का समावेश किया जाएगा, क्या कुछ सरकार की प्लानिंग है, वो भी आपको हम समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान, सबसे बड़ी खबर आज की। इसके अलावा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत सरकार करने वाली है और इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख होगी। पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ा है। इसके तहत पहले की तुलना में 66% पीएम आवास योजना का आवंटन बढ़ा है। पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है ताकि हर गरीब तक छत नसीब हो सके। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी सरकार का फोकस लगातार देखने को मिला है। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को भी प्राथमिकता दी जाएगी। स्टार्टअप्स पर सरकार जोर देती हुई नजर आ रही है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को लेकर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड भी बनाया जाएगा ताकि युवा इस ओर जागरूक हो सकें। युवाओं का रुझान इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को लेकर के बढ़े। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी सरकार बनाएगी। 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन के जरिए नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे। अगले 3 सालों में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में नियुक्तियां लगातार की जाएंगी। पीएम प्रमाण योजना की भी शुरुआत सरकार करेगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना लेकर के सरकार आ रही है और गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना भी सरकार करने वाली है। साथ ही साथ अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करने पर भी सरकार का फोकस है और मोटे अनाजों के लिए सरकार मिलेट्स रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगी। मोटे अनाजों पर सरकार का फोकस लगातार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में मोटे अनाज की जो भागीदारी है वो कितनी अहम हो जाती है उसको बताते हुए नजर आते रहे हैं। इसके लिए हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस रहेगा, उस पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश में मोटे अनाज के उत्पादन पर बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है, क्योंकि मोटा अनाज किसी भी परिस्थिति में उग जाता है। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां ज्यादा खेती के अनुकूल ना हो तब भी मोटा अनाज उगाया जा सकता है। और जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद फूड सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, ऐसे में मोटा अनाज कितना अहम हो जाता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर समझाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा सरकार 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोलने की तैयारी में है। तो बजट से जुड़ी तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। 50 पर्यटन स्थलों की भी सरकार पहचान करेगी। पर्यटन पर भी सरकार का फोकस रहेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित करने पर सरकार का फोकस रहेगा। इन्हें विकसित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भारत का रुख कर सकें। राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राज्यों की भागीदारी इसमें बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि इससे
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए भी 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है, जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। आपको बता दें कि इससे पहले 2013-14 में जो रेलवे को आवंटन किया गया था, उससे ये 9 गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का फोकस किस पर है। सरकार चाहती है कि किस तरह से जो बुलेट ट्रेन का सपना साकार करना है, अगर उसे साकार करना है तो रेलवे में निवेश करना होगा, और रेलवे में सरकार निवेश करती हुई भी नजर आ रही है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी सरकार करेगी, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया इस योजना की तारीफ कर रहा है। अभिभाषण में भी आपने राष्ट्रपति के सुना होगा, उन्होंने भी इसका जिक्र करती हुई द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति नजर आई थी। पूंजी निवेश खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। बजट की वो तमाम बातें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी हैं। सभी सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को सामान्य आइडेंटिटी के रूप में मान्यता दी जाएगी, ताकि केवाईसी करना लोगों के लिए आसान हो जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जिक्र आज बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, और इन घोषणाओं के साथ में लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बजट पेश हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जब जनता से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इस तरह से उन्होंने इस बजट को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की, चलिए सुन लेते हैं। ये बजट वंचितों को वरीयता दे देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, और उन्होंने बजट की तारीफ की है। उन्होंने इसे भारत के विकास के लिए बेहद अहम बताया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कहा था कि इस बजट पर केवल भारत के लोगों की ही नजरें नहीं होंगी, पूरी दुनिया की नजरें इस बजट पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरह की मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, ऐसे में पूरी दुनिया भारत की ओर मदद की राह देख रही है कि भारत पूरी दुनिया तक मदद पहुंचाएगा। लेकिन एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष कई सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मनरेगा योजना का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। इसके अलावा विपक्ष ने बजट को लेकर के क्या कुछ सवाल उठाए हैं, आपको सुना देते हैं। वो इस वर्ष के लिए और अगले वर्ष के लिए 17 से 18 लाख करोड़ है। इसका यह मतलब है कि सरकार मार्केट में जाएगी कर्ज देने के लिए, और इससे जो निजी सेक्टर है उसको पैसा नहीं मिलेगा, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था स्टार्ट होना चाहिए वो अर्थव्यवस्था स्टार्ट नहीं होगी। यही सब चीजें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको खत्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? ये तो अच्छी चीजें सुना भी नहीं, जैसे कि मनरेगा के बारे में। हमारे जो बेरोजगार है हमारे गांव में, उनको क्या होगा? उनके नाम भी नहीं लिया, मनरेगा का नाम भी नहीं लिया। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज्यादा पैसे हैं उसका मतलब नहीं है कि वो ज्यादा जाके खर्च करे हर रोज की एसेंशियल चीजों के लिए। हमारे सत्ता पक्ष के मित्र जो हैं अच्छे लोग हैं,
और उनको अब तक आदत पड़ चुकी है ताली और थाली बजाने की। आप देखिए कोरोना के वक्त में जो उन्होंने कहा था तो सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़ी तालियां और थालियां बजाई, चारों तरफ देश में हंगामा कर दिया। तो आज अगर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और वो नहीं थपथपाएंगे तो फिर कैसे? बजट जो है सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी का बनाया हुआ थोड़ी है, इसमें पूरी दखल अंदाजी है, पूरा ऑब्जर्वेशन है, पूरी तैयारी जो है वो पीएमओ ने भी साथ साथ की है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी ही बजट पर ताली बजा रहे हैं तो ना ही कोई नई बात है, ना ही कोई बुरी बात है, और ना ही कोई। तो विपक्ष के नेताओं को आप सुन रहे थे और विपक्ष के नेताओं के मन में बजट को लेकर कई तरह के सवाल हैं और विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। इसलिए विपक्ष का यह मानना है कि लोग लुभावन वादे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता लगातार बजट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 सालों की तपस्या का फल बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। 5 से 7 लाख हो गया है मैम। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सबके कहीं न कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमन। हमेशा की तरह विपक्ष नाराज है। भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। ईरानी को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि तमाम सेक्टर्स के लिए फायदेमंद साबित होने वाला बजट है। लेकिन दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर को भी बजट से बड़ी उम्मीदें थी। एमएसएमई सेक्टर को ये लग रहा था कि इस बार बजट में उनके लिए बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं और जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने निवेश किया है उसके बाद एमएसएमई सेक्टर्स को क्या उम्मीदें थी और क्या एमएसएमई सेक्टर को वो मिल पाया है जिसकी उम्मीद लगाए एमएसएमई सेक्टर बैठा हुआ था। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। नमस्कार। आज भारत सरकार ने जो अपना अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया है वो कुछ हद तक एमएसएमई सेक्टर या मिडिल क्लास या छोटे व्यापारियों के लिए संतुलित तो कहा जा सकता है। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर है उसमें ब्याज दर में 1% की छूट दी गई है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले जो एमएसएमई है, उद्यमी है, उनको टैक्स में राहत दी गई है जो कि एक सकारात्मक कदम है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों की बाजीगरी की है, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था जैसे सरकार ने कहा कि उसमें जो 7 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और लेकिन इनकम टैक्स की जो छूट सीमा है वो 3 लाख की गई है, जबकि 2014 से 2022 तक इनकम टैक्स की छूट सीमा 2.5 लाख थी और वो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने केवल 3 लाख की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसको छूट सीमा का लाभ 3 लाख तक मिलेगा और 3 लाख से ऊपर पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा संशय यह है कि सरकार ने पुरानी जो टैक्स व्यवस्था है उसका कोई उल्लेख नहीं किया है कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उसमें ये जो 7 लाख रुपए तक की छूट सीमा है इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था को आए 2 साल से ज्यादा हो गया है।
लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 10% लोगों ने भी नई टैक्स व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया है। तो हालांकि सरकार ने यह कहा है कि इसको हम डिफॉल्ट कर रहे हैं नई टैक्स व्यवस्था को, लेकिन देखना पड़ेगा कि कैसे आने वाले टाइम में मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी नई टैक्स व्यवस्था में जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की बात थी, क्योंकि महंगाई का बहुत बड़ा कारण रहा है, तो उसको लेके कोई उल्लेख नहीं है। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, एक्सपोर्ट हब को बनाने को लेके इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने आंशिक राहत तो मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को दी है, लेकिन ये नाकाफी है। तो बजट आ गया है और बजट को लेकर के जो सवाल लोगों के मन में बजट पेश होने से पहले थे, उनमें से अधिकांश सवालों का जवाब मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बजट से जो आपकी उम्मीदें थी वो साकार होती हुई नजर आ रही हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।